प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपके सामने द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय बनाना इस विषय के अंतर्गत जो आज का मेरा प्रकरण है 30वां, शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारण। जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी विषमताओं के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में मैं आप सभी विद्यार्थियों प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान आकर्षित करता हूं। आज है मेरा शैक्षिक अवसरों की, जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी विषमताओं के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे विषमताएं हैं? तो सबसे पहले 2 प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले 2 प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। अब ये 2 प्रकार की असमानताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, शिक्षा के सभी स्तरों पर बालकों में असमानताएं पाई जाती हैं। बालक और बालिकाओं की जो शिक्षा है उनमें सभी स्तरों पर असमानताएं पाई जाती हैं और व्यापक असमानताएं पाई जाती हैं। देखिए, भेदभाव रहित, भेदभाव सहित, मतलब उसमें क्या है, बहुत अधिक असमानताएं होती है। इनके लिए विशेष छूट होती है बालिकाओं के लिए, जबकि बालकों के लिए होती है। बालकों में भी सामान्य बालक हैं उनके लिए कम और दिव्यांग बालकों के लिए अधिक। इस प्रकार से बालक और बालिकाओं में विशेष ही असमानताएं पाई जाती हैं। पहला अंतर तो यह है असमानताएं। और उसके बाद में आपने देखा होगा जो नंबर 2 है, उच्च वर्गों। जो उच्च वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें पिछड़े वर्गों में, अछूत जातियों में, इसके बाद में जो वैसी जातियां हैं, पहाड़ी जनजातियां हैं, पहाड़ी जातियां हैं, उसके बाद जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, इनकी शिक्षा में भी व्यापक असमानताएं पाई जाती हैं। ये दूसरा इसकी असमानताएं हैं। पहली असमानता तो बालक और बालिकाओं के स्तर में असमानता है, और दूसरी प्रकार की जो असमानता है वो इस प्रकार है कि उच्च वर्णों, उसके बाद में उच्च वर्णों के बाद में आता है पिछड़े वर्ग हैं, ST SC OBC वगैरह। उसके बाद में अछूत जो जातियां हैं, निम्न श्रेणी की जो जातियां हैं जिनको अछूत कहते हैं उनको, एवं पहाड़ी जातियों को, जो पहाड़ी जातियां हैं दूर दराज में जंगलों में, उनके लिए, एवं आदिवासी हैं, भील वगैरह आदिवासी, इनके लिए भी विशेष विभिन्नता है, असमानता है शिक्षा के क्षेत्र में। जितना सवर्ण व शहरी क्षेत्र को लाभ है उतना ग्रामीण एवं दूर दराज की जो ढानियाँ हैं उन पर इतना लाभ नहीं है। इसलिए ये एक व्यापक असमानताएं हैं। आज जो मेरा विषमताओं का कारण है, तो सबसे पहले जो 2 कारण हैं वो 2 असमानता हैं। एक तो है ये वाली, और दूसरी है शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानताएं। आपने देखा होगा शिक्षा के जो सभी स्तर हैं, अब स्तर कौन से हैं? प्राथमिक है, माध्यमिक है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, और स्कूल शिक्षा के अलावा कॉलेज शिक्षा में भी अंतर पाया जाता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थी, ये तो पहली असमानताएं हैं। इसकी दूसरी है उच्च वर्गों और पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों, पहाड़ी जातियों और आदिवासी जातियों में, इनमें भी बहुत ही अधिक असमानताएं पाई जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनमें भी बहुत ही अधिक असमानताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण शिक्षा का ये लोग अधिक से अधिक लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी अब परिस्थितियां बदल रही हैं और सरकार इनकी ओर अब बहुत अधिक ध्यान देने लगी है। अब आता है इसके बाद में कि इसके अलावा भी शिक्षा के ऐसे अवसर प्रदान करती है
ऐसे अवसर प्रदान न करे जिससे निम्नलिखित कारण हैं ऐसे। वो कारण कौन कौन से हैं, कुछ कारणों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये तो असमानता है, उसके बाद में दो, लेकिन फिर भी इसके अलावा शिक्षा में जो समान अवसर हैं, उन समान अवसरों के कई कारण रहे हैं जिससे कि असमानताएं बढ़ती गई हैं और इनको मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली जो असमानता है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहली आती है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता। आपने देखा होगा प्रिय प्रशिक्षणार्थियों कि शहरी क्षेत्र में सुविधाएं अधिक होती हैं, शिक्षा की जो साक्षरता दर है वो शहरों में अधिक पाई जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शहरों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि ग्रामीणों में बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन अब ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, लेकिन 21वीं शताब्दी में जब भारत पहुँच रहा है तो गाँवों में भी बहुत ही अधिक साक्षरता दर बढ़ रही है। अर्थात गाँव में भी अब महिला पुरुष बालक बालिकाएं अधिक से अधिक अध्ययन कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के अधिक से अधिक उनमें अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि देखिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जो साक्षरता स्तर है इसमें वर्तमान में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। 18वीं 19वीं शताब्दी की बात नहीं, अब 21वीं शताब्दी में वर्तमान में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं अधिक सरकारों के द्वारा भामाशाहों के द्वारा दी जाने लगी है और शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बालक बालिकाओं की एवं उनके माता पिता संरक्षक की बहुत अधिक रुचि जागृत हुई है कि हम भी हमारे बालकों को पढ़ाएं, अध्ययन करवाएं, बालक बालिकाओं को। पहले आपने देखा होगा प्रशिक्षणार्थियों, आज से 20-30 साल पहले बालिकाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता था, घर की 4 दीवारी में ही उनको अधिक रखा जाता था, घर से बाहर उन बालिकाओं को नहीं निकाला जाता। लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो परिणाम हैं उनमें श्रेष्ठ रहती हैं, उनमें श्रेष्ठ रहती हैं। आज जो वर्तमान में बालक हैं वो इतने श्रेष्ठ नहीं रह पाते हैं जितनी कि बालिकाएं वर्तमान स्थिति में जो बोर्ड की परीक्षाओं में उनमें और भी कई कंपटीशन वगैरह हैं उनमें सबसे आगे रहती हैं, अव्वल रहती हैं। इसके लिए मैं बालिकाओं के लिए बार बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में आता है ये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता में भिन्नता पाई जाती है, ये भी एक इसका कारण है। अब जो नंबर 2 आता है, देखिए आजकल तो गाँव में इनमें प्राथमिक माध्यमिक और ऐसे विद्यालय खोले गए हैं। आजकल तो हर ग्राम पंचायत पर माध्यमिक विद्यालय, सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोला गया है। पहले प्राथमिक थे और आज वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है जिसके लिए मैं सरकारों को धन्यवाद देता हूं कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत है उस स्तर पर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर स्कूल स्थापित किए गए हैं। कितनी देखिए साक्षरता बढ़ी है। आज से 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्राथमिक स्कूल नहीं मिल पाता था ग्रामीणों में, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में आज स्थितियां इतनी विशाल और विकसित हो गई हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक न एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजकीय अवश्य मिलेगा। इसके लिए मैं सरकारों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब आता है आर्थिक असमानता। आपने देखा होगा एक ही माता पिता के 4 पुत्र हैं, उन चारों पुत्रों में आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। 4 भाई हैं, चारों भाई आर्थिक रूप से समान नहीं रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई सामान्य है और कोई निम्न है। आर्थिक स्थिति, जिसमें समाज में भी आर्थिक स्थिति इसी प्रकार की है। कहीं तो समाज में अच्छी आर्थिक स्थिति है, शहरी क्षेत्र में तो ऐसा पाया जाता है
अच्छी आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ संसाधन है, वहाँ ऐसे आर्थिक जो कमाने के साधन हैं वो बहुत अधिक हैं। जो व्यावसायिक जो स्थितियां हैं वो शहरों में अधिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ज़्यादा है, और शहरी क्षेत्र में कई कल कारखाने वगैरह कई प्रकार के ऐसे व्यावसायिक केंद्र हैं जिनकी सहायता से आर्थिक स्थिति शहरों की अच्छी है और गांवों की कम है। आपने देखा होगा हमारे देश में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक गाँव में निवास करती है, न कि शहरों में। और जब गाँवों में निवास करती है उस जनसंख्या का जो आर्थिक स्तर है वो गिरा हुआ है, सामान्य से निम्न है। प्रशिक्षणार्थियों उनका जो आर्थिक स्तर है वो सामान्य से भी निम्न पाया जाता है। इसीलिए कुछ लोग उनके पास में 2 वक्त का खाना भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो आप बड़ा शर्म महसूस करोगे, लेकिन धीरे धीरे अब उन धनी परिवारों से संबंधित अब परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब परिवर्तन होने लगा है, और जिसके कुछ ऐसे दूध पीते इसी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो देश में हो, वहाँ शिक्षा के नज़दीक रहते हुए भी गरीब जो व्यक्ति है वो अपने घर के आसपास ही अपने बच्चों को पढ़ा सके। राजकीय जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे जो गरीब जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ा सकें। ऐसी स्थितियां अब ऐसा नहीं जो कि एक धनी परिवार अपने व्यक्तियों को बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिला सकता है। जो धनी परिवार है वो अपने अच्छा बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दिला सकता है। अरे देश में नहीं, जो धनी आदमी है वो तो अपने बालकों को विदेश भी भेजता है, जबकि गरीब आदमी है वो देश तो विदेश तो क्या, वो यहाँ शहरी क्षेत्र में ही भेजने में बड़ा हिचकता है, खर्चे की वजह से, आर्थिक तंगी के कारण। इसलिए हमारे इसमें समाज में जो आर्थिक असमानता है ये भी एक कारण है। शिक्षा की स्तरों में जो विषमताओं का कारण है उसमें आर्थिक असमानता। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विकलांग व सामान्य बच्चों में भी अंतर पाया जाता है। विकलांग जो बालक हैं और सामान्य बालक हैं इनके शिक्षा में भी बहुत अंतर पाया जाता है। सामान्य जो बालक हैं उनकी शिक्षा में इतना खर्च नहीं होता है जितना कि विकलांग बालकों की शिक्षा में उनके संसाधन जुटाने में जो खर्च होता है। और देखिए इनकी जो विकलांग बच्चे हैं इनकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए 6 से और 14 वर्ष तक के बीच में इनका जो ग्राफ है वो केवल 4.3% ही है। मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो विकलांग बालक हैं उनका प्राथमिक स्तर पर एवं छोटे स्तर पर जो 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं, 15 वर्ष समझ लो, 15 वर्ष तक के बालकों का जो ग्राफ है वो 4.3% ही है केवल। क्यों है? क्योंकि जो विकलांग बालक हैं वो शिक्षा से दूर है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, हर जगह उनको संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी सरकार प्रयास कर रही है। उसके बाद में भी जो अंतर विकलांग जो बालक हैं उनकी कोई शिक्षा की विशेष व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए विषमता का एक ये भी उपाय है, कारण है। इस समय पूरे देश में जो विकलांग बालक है वो विभिन्न प्रकार के लगभग 239 संस्थाएं हैं। वर्तमान में देश में जो विकलांग बालकों के लिए 239 संस्थाएं कार्यरत हैं। जो विकलांग बालकों के लिए लगभग ऐसी संस्थाएं और 2.5 लाख बच्चे उस विकलांगता में लाभ ले रहे हैं। करीब 2,50,000 विकलांग बालक ये 239 जो संस्थाएं हैं इनमें लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा भी विकलांग बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए फिर भी पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, फिर भी कमियां हैं।
239 संस्थाएं और 2.5 लाख विकलांग बालक जो लाभ ले रहे हैं, फिर भी ये संसाधन उस औसत में कम है। और यही कारण है कि सामान्य और विकलांग बालकों की जो शिक्षा है उनको समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। सामान्य बालक के लिए अच्छे अवसर हैं, लेकिन जो विकलांग बालक है उसके लिए अच्छे अवसर नहीं हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि अब आता है विकलांग तथा सामान्य बालकों में अंतर तो है ही है, लेकिन इसके साथ में और भी कई अंतर हैं। ये इस प्रकार हैं। तो मैंने आपको 239 संस्थाएं हमारे देश में वर्तमान में और 2.5 लाख जो विकलांग बालक हैं वो इन संस्थाओं में लाभ ले रहे हैं, सभी स्तर के। इसके बाद में देखिए घरेलू वातावरण में भिन्नता। जो घरेलू वातावरण है ये भी एक शिक्षा की विषमताओं का एक कारण है। इसमें भी देखिए घरेलू वातावरण बहुत अधिक प्रभावित करता है। घर का जो वातावरण है ये बहुत ही प्रभावित करता है। देखिए इसमें सबसे पहले ये आता है कि हमारे देश में अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। अधिकतर जो जनसंख्या है हमारे देश में वर्तमान में भी गाँव में निवास करती है, और इसीलिए गांव के वातावरण और शहर के वातावरण में बहुत अंतर है। शहर के वातावरण और गांव के वातावरण में बहुत अंतर पाया जाता है, इसलिए भी ये भिन्नता है। जब शहर और गांव के वातावरण में अंतर होगा तो घरेलू वातावरण में भी अंतर पाया जाएगा। इसीलिए घरेलू वातावरण निम्न है गाँवों में, क्योंकि वहाँ झुकी झोंपड़ियों में रहते हैं, जबकि शहरों में आलीशान इमारतें होती हैं, आलीशान भवन होते हैं। लेकिन वर्तमान में अब गाँवों में भी अच्छे अच्छे भवन बनने लगे हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रसार हुआ है और शिक्षा के प्रकार उससे शिक्षा के विस्तार से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो नए युवा हैं वो सर्विस में लगने लगे हैं। तो वहाँ का रहन सहन और इसमें भी घरेलू वातावरण में वर्तमान में अंतर होने लगा है। इसके बाद में भी देखिए इस विभिन्नता पर छात्रों की शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इनका जो घरेलू वातावरण वो शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में कम है और शहरी क्षेत्र में अधिक है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अब इनमें बढ़ावा मिल रहा है, ये अब बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि घरेलू वातावरण का बहुत अधिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ के घर का वातावरण अच्छा है, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो बहुत ही अच्छे और प्रतिभाशाली विद्यार्थी पाए जाते हैं, उनके माता पिता घरेलू वातावरण में आते हैं। माता पिता अगर शिक्षित हैं तो उनके जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो भी बहुत शिक्षित होंगे। और जिनके माता पिता अशिक्षित हैं, आर्थिक तंगी के कारण छोटे बालकों को ही काम धंधे पर लगा देते हैं और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या मध्य में ही शिक्षा अपनी गरीबी के कारण, घरेलू वातावरण के कारण वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और वो बच्चे बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देते हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों ये भी एक इसलिए समान अवसर नहीं हो पाते हैं। जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी संतानें में भी यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, और जिनकी माता पिता पढ़े लिखे हैं उनकी संतानों में यह अवसर अधिक पाया जाता है। अब आता है राज्य स्तर पर भिन्नता। देखिए राज्य स्तर पर भी हमारे देश में शिक्षा में बहुत ही अधिक भिन्नता है। आपने देखा होगा जो साक्षरता औसत है वो लड़कियों के उसमें केरल राज्य में है सबसे अधिक। इसके बाद में अपना राजस्थान तो कई स्तरों पर अभी कई पायदानों पर नीचे है, लेकिन फिर भी हर राज्य की जो साक्षरता है छात्र और छात्रों की, बालक बालिकाओं की, वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की उपलब्धियों के अनुसार,
वहाँ की व्यवस्थाओं के अनुसार, इसलिए राज्य स्तर पर भी भिन्नता है। पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अगर किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो पाते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी संख्या में दिल्ली पंजाब में अधिक है। और साथ ही अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के पाठ्यक्रमों को देखा जाए तो अन्य प्रदेशों से ये स्तर में कैसा है, ये निम्न स्तर का है। दिल्ली और पंजाब के जो पाठ्यक्रम है ये तो उच्च स्तर का है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है ये निम्न स्तर का है। हर राज्य में अलग अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग स्तर के हैं, अलग अलग साक्षरता है, अलग अलग वहाँ का शिक्षा का स्तर है। हर राज्य का शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। इसका कारण वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की सरकार का ध्यान है, वहाँ के सरकार के और वहाँ के नागरिकों की जागरूकता है। इसका प्रभाव पड़ता है, संसाधनों का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में देखिए, अन्य प्रदेशों की अपेक्षा निम्न स्तर का है, लेकिन केरल में शिक्षा का स्तर 94% है। भारत का एक राज्य केरल है दक्षिण भारत में, जिसका 94% स्तर है। जिसका स्तर कितना है, 94% पाया जाता है। और वहाँ पर देखिए राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 22% है। प्रशिक्षणार्थियों, अब आप अनुमान लगा लो, केरल राज्य है, इसमें तो कितना है, 94%। और राजस्थान जिसमें आप निवास करते हैं वहाँ का केवल 22%। अब आप लगा लो, इतना अंतर ये आ गया, 72% का अंतर आया है। अब आप लगा लो इसका अनुमान कि अपन जहाँ निवास करते हैं वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं। केरल में 94% है और अपने यहाँ 22% है, 72% का अंतर है भाइयों। इसलिए मैं आपको पुनः ध्यान आकर्षित करता हूँ कि आप अपने स्तर को बढ़ाइए। इसीलिए तो यहाँ देखिए, इस प्रकार राज्यों में शिक्षा की जो दर है वो कई कारणों के कारण भिन्न भिन्न है। भौगोलिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, और कई भी कारण है, सामाजिक कारण हो सकते हैं। इसलिए वहाँ का जो स्तर है वो भिन्न भिन्न है। इसके बाद में देखिए, शिक्षा के समान अवसर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण यही है। उसके बाद में विद्यालयों में भिन्नता पाई जाती है। राज्य स्तर पर भिन्नता हो गई, अब आती है छठी, विद्यालयों में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक विद्यालय समान नहीं है। हर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का अलग है, शहरी क्षेत्र का अलग है, पहाड़ी क्षेत्र का अलग है, रेगिस्तानी क्षेत्र का अलग अलग है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं जिनका स्तर भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जबकि किसी विश्वविद्यालय का व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई भी छात्र उनका प्रवेश पूर्व परीक्षा के अंकों के आधार पर ऐसी स्थितियों से नहीं गुजरता है। कहीं कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में वह छात्र रह जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी संस्थाएं हैं जो परीक्षा के उत्तीर्ण करने और वहाँ के आधुनिक सुविधाएं शहरी क्षेत्र की अपेक्षाएं अब उनको कम हो पाती हैं। शहरी क्षेत्र में अधिक हैं सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्र में कम है। फिर भी कंपटीशन में जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक जाते हैं वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि कंपटीशन में जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक हैं वो अधिक रुचि जागृत करते हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, ये भी एक कारण है। दूसरा, छात्र होता है वह भी सुविधाओं से युक्त होता है और अध्यापकों के निर्देश में शिक्षा प्राप्त करता है। देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक है वो अध्यापक के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि वह सुविधाएं हैं ऐसी, संसाधन हैं ऐसे,
इसलिए इन बालकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में देखिए, इसी में ही इस प्रकार वे प्रवेश के समान अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक हैं वो सुविधाओं के कारण शहरी क्षेत्र में कई कंपटीशन जो हैं उनमें वो इतना लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके बाद में देखिए, विद्यालय प्रबंधन तंत्र में भी भिन्नता पाई जाती है। विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं, विद्यालय तंत्र हैं, इनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हमारे देश में शिक्षा राज्य सरकार का विषय होने के कारण, केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य सरकार का विषय एवं संवर्ती ये सूची में है, इसलिए इसको राज्यों में शिक्षा का प्रबंधन भी प्रबंध तंत्रों के द्वारा किया जाता है। कुछ विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और अधिकतर जो विद्यालय हैं वो राज्य सरकारों द्वारा संचालित होते हैं। हमारे भारत देश में जो कुछ विद्यालय हैं वो तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्यालय हैं सभी स्तरों पर वो राज्य सरकारों के प्रबंधन के द्वारा किए जाते हैं। ऐसी अपने यहाँ स्थितियाँ हैं। कुछ राज्य सरकारों और कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं में विभिन्नता के कारण ही उनके व्यवहार के आधार पर कई जगह उनका शोषण भी किया जाता है। कई संस्थाओं का आर्थिक मंदी के दौर में शोषण भी होता है। बजट कम आने के कारण उन विद्यालयों में शोषण भी पाया जाता है। ये प्रबंधन वहाँ की स्थिति है। जो जागरूक प्रबंधन है वो तो अपने विद्यालयों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन जो प्रबंधन थोड़ा लचीला है, सामान्य है, ढीला ढाला है, वो अपने विद्यालयों में प्रबंधन कम सुविधाएं दे पाता है। इसके बाद में देखिए, ऐसे परिणाम स्वरूप सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, समान अवसर प्रदान किए जाएं बिना किसी भेदभाव के। ऐसे प्रबंधन किए जाएं जिनका किसी भी प्रकार से बिना किसी भेदभाव के ऐसा प्रबंधन किया जाए। अब आता है पाठ्यक्रमों में भिन्नता। देखिए, सभी जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों का पाठ्यक्रम अलग अलग है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित विद्यालय है उनका जो पाठ्यक्रम है वो समान है। केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय है उनका तो पूरे देश में पाठ्यक्रम समान है, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनका पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न है। अलग अलग राज्य का अलग अलग पाठ्यक्रम है। इसमें देखिए, प्रशिक्षणार्थियों कुछ जगह एनसीईआरटी के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम चलता है और कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं में अपना स्वयं का पाठ्यक्रम चलता है, जबकि छात्रों को जब कहीं किसी सार्वजनिक परीक्षा में या सेवा में जाना होता है तो उन्हें समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए विशेष प्राथमिकता है और राज्य सरकारों के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसको इतनी महत्व नहीं है जितना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्व समझा जाता है। और राज्य सरकारों के अलावा भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित करती हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा आदर्श विद्या मंदिर वगैरह, सरस्वती विद्या केंद्र, ये कई राज्यों में ऐसे हैं जो अपना स्वयं का पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इसका उदाहरण है, जबकि राज्य सरकार का पाठ्यक्रम समान होता है, केंद्र सरकार का पाठ्यक्रम समान होता है, एक राज्य के अंदर ही होता है राज्य सरकार का, लेकिन अलग अलग राज्य सरकार है तो अलग अलग पाठ्यक्रम होगा। उदाहरण के लिए राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का पाठ्यक्रम एक है, गुजरात का एक है, लेकिन केंद्र सरकार का अगर संचालित जो संस्था है उनका पाठ्यक्रम समान है, चाहे वो केरल हो और चाहे वो राजस्थान हो। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो समान है, उसमें विभिन्नता नहीं है, जबकि राज्य सरकारों का जो पाठ्यक्रम है वो विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, उनमें समानताएं
नहीं है। मध्य प्रदेश का पाठ्यक्रम अलग है, नई दिल्ली का पाठ्यक्रम अलग है, मिजोरम का अलग है, अरुणाचल प्रदेश का अलग है, बंगाल पश्चिम बंगाल का अलग है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग पाठ्यक्रम है। जबकि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण देश में एक पाठ्यक्रम है, चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे केरल का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो। अब आता है लिंग के आधार पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। लिंग के आधार पर भी जो भिन्नताएं हैं ये पाई जाती हैं। देखिए, ये भिन्नताएं लिंग के आधार पर भी पाई जाती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। भारत का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन आजकल तो आधार कार्ड वगैरह उसमें महिलाओं को भी अब बराबर का दर्जा प्राप्त हो रहा है। भामाशाह में जो मुखिया होता है वो महिलाएं होती हैं। गई वो 18वीं और 19वीं शताब्दी जहाँ पुरुष प्रधान था, लेकिन अब समानता के उसमें अवसर के लिए अब समान व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए महिलाओं को भी अब आगे लाया जा रहा है। तो देखिए, दूसरे स्थान पर आता है उनका कार्यक्षेत्र। महिलाओं का जो कार्यक्षेत्र है वो केवल घर तक सीमित था, लेकिन प्रशिक्षणार्थियों आपको मैं यह याद भी दिला देता हूं कि भारत में महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जहां तक कि देश की रक्षा मंत्री तक भी वर्तमान में हैं और रह चुकी हैं। तो महिलाओं का बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा हमारे देश में अब जो मुखिया है, भामाशाह के अंदर महिलाएं होती हैं। पुरुष प्रधान है समाज, लेकिन अब इनको बराबर का दर्जा दिया जा रहा है वर्तमान में। इसलिए लिंग के आधार पर भी तो मुख्य रूप से देखा जाए 1991 की जनगणना के अनुसार एक आंकड़े बता रहा हूं कि 83.86% स्त्रियों में, मतलब पुरुषों में तो कितना था इसका अनुपात लिंग के आधार पर। देखिए, जो 1991 के आधार पर 1991 के आधार पर 83.86 पुरुष और ये 1991 के आंकड़े हैं, इनमें 39.42% केवल 39.42% तो पुरुष और इनमें कितना अंतर है। 1991 लिंग के आधार पर शिक्षा है, ये लिंग के आधार पर भिन्नता है। देखिए, 1991 के आंकड़े के अनुसार 83.86% तो पुरुष और 39.42 महिलाएं, ये इस प्रकार से इसमें समावेशित की गई हैं। इसलिए जो लिंग के आधार महिलाओं को घर के निर्णय देने का अधिकार नहीं है, जबकि पुरुषों को घर के निर्णय देने का अधिकार है। इसी प्रकार से पुरुषों में भिन्न रखे जाते हैं, जिसके कारण ये महिलाएं शिक्षा के समान अवसरों का लाभ नहीं ले पाती हैं। पुरुष लेते हैं, पुरुषों का है 83.86 पुरुष और महिलाएं हैं 39.42%। ये साक्षरता दर है 1991 में। लगा लो आप, अब बढ़ी है, अब तो इसका स्तर बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। अब आता है ये जाति के आधार पर भिन्नता। जाति के आधार पर भी भिन्नता है। भारतीय समाज जातियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। जातियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इनके अलावा भी जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद में ये पिछड़ी जाति के अलावा भी
कई ऐसी जातियां हैं जो आरक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ बैठने के लोग विरोध करते थे और इनको हेय दृष्टि से देखे थे। सामान्य वर्ण का जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष है, शहरी क्षेत्र में नहीं है इतना। ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ बैठने में जो सामान्य वर्ग के जो लोग थे वो ST SC OBC वगैरह से हेय दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो अब इसमें गिरावट आ गई है। तो जाति के आधार पर इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था आरक्षित वर्ग के लिए, और समाज में अधिक विकृत होने के कारण इनका कारण यही रहा है छुआछूत एवं जातियों के आधार पर वर्गीकरण। ये भी एक शिक्षा उसका कारण रहा है। अंतिम जो कारण है वो है सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराएं, देखिए प्रश्नार्थियों, सामाजिक परंपराओं के कारण हम सभी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हैं, करने में असफल रहे हैं। अब वो समान अवसर सामाजिक क्या है? जैसे पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा ये इसी में आती है। ये कुरीतियां हैं ना, इनके कारण बाल विवाह ये भी इसी में आता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक मूल्यवान या महत्व दिया जाता है समाज में। ये परंपराएं हैं, पर्दा प्रथा है, दास्ता है, दहेज प्रथा है, सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, ये बालक को अधिक महत्व दिया जाता है पुरुष प्रधान होने के कारण, और महिलाओं को, बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है समाज में शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए जो देशवासी हैं वो इसमें 5 दशक बीत जाने के बाद में भी महिलाओं को साक्षरता दर 50% से भी कम है। इसके बाद में भी इनकी जो दर है वो 50% से भी कम है महिलाओं की। पुरुषों की तो बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं की जो औसत जो दर है वो कम होती हुई जा रही है। ये 11 मैंने आपको इस प्रकार की ये परंपराएं बताई हैं। तो हमारे देश में देखिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र ये मूल आधार हैं। इसलिए इन असमानताओं को दूर किया जाए, इन सभी को, और इन विषमताओं को दूर करने के कई ऐसे कारण हैं। तो उन कारणों में कर्तव्य और अधिकारों के ठीक प्रकार से समझें और अपने अधिकारों के प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करें। अधिकार और कर्तव्यों को समझें और इनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करें, और देशवासियों को शिक्षित करने के लिए यथासंभव शिक्षा देना ही बहुत अधिक महत्व है, परम आवश्यक है और पूर्ण रूप से जो न्यूनतम स्थिति है। इसलिए एक कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी 1964-66। एक कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी 1964-66 के बीच में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना हुई 1986 में। तो इन सब में सुझाव दिए कि शिक्षा के अवसरों को समानता में किसी बिंदुओं के आधार पर दी जाए। इनको जो सामाजिक असमानता हैं उनको शिक्षित किया जाए, और विकलांग और